हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो चलिए शुरुआत किया जाए। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास को। जानेंगे, अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है फॉर एनी एंट्रेंस। सेंटर ऑफ मास कहते किसको हैं, पहले इसको समझिए आप। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है बच्चों, जहां पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा पूरा बॉडी का मास वही कंसंट्रेट है। सेंटर ऑफ मास इज अ वर्चुअल पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट, जहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पूरे बॉडी का मास वहीं पर लाई कर रहा है, एंड दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। अब आप कहोगे कि सर जी ये बताओ, सेंटर ऑफ मास क्या रियल में एग्जिस्टेंस करता है। आपके मन में जरूर आ रहा होगा बच्चों कि क्या सेंटर ऑफ मास रियल में एग्जिस्टेंस करता है। तो इसको समझाने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा फील आए कि सेंटर ऑफ मास वाकई होता भी है कि बस यूं ही ऐसे सर जी बोल रहे हैं। तो देखो, मान लो एक टेबल है बच्चों, ठीक है। एक टेबल पे लुक बच्चों, एक टेबल है ये। हमने इस टेबल पे एक बुक को रख दिया था बच्चों, थोड़े ध्यान से समझिएगा। इस टेबल पे एक कोई बुक रखा हुआ है, यही कोई बुक है। हम एक छोटा सा काम करते हैं। हम क्या करते हैं, इस बुक को ऐसे पकड़ते हैं और यूं उठाने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको यूं पकड़ के ऐसे उठाता हूं तो क्या ये बुक उठ जाएगा इसमें से? नहीं, बिल्कुल नहीं उठ पाएगा पूरा का पूरा। लिफ्ट हो जरूर रहा होगा, लेकिन ये पूरे के पूरे तो लिफ्ट नहीं हो पाएंगे बच्चों। मैंने इसको यूं खींच के उठाया, ऐसे ऐसे उठाया तो नहीं उठा। मैंने इसको यूं उठाया, नहीं उठा। मैंने इसको यूं उठाया तो ये पूरे के पूरे लिफ्ट तो नहीं हो पा रहे हैं बच्चों। मैंने इसको यूं लिफ्ट किया तब भी ये लिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। तो मेरे मन में आया, यार मैं कहीं से भी लिफ्ट कर रहा हूं, इसको कहीं से भी लिफ्ट कर रहा हूं तो ये पूरे के पूरे लिफ्ट हो नहीं पा रहे। तो मैंने एक छोटा सा काम क्या किया, इसके चारों पॉइंट्स को बच्चों एक मासलेस थ्रेड से कनेक्ट कर दिया और इसको यूं उठा रहे हैं। देखो, ध्यान से देखोगे, इसको बच्चों यूं उठा रहे हैं, यूं उठा रहे हैं बच्चों। हमने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे यूं उठा लिया। अब जैसे इसको यूं उठाएंगे ना बच्चों, तो मैं देख रहा हूं कि पूरे के पूरे बुक ऐसे लिफ्ट कर जाएंगे। अब मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि पूरे के पूरे बुक लिफ्ट कर गए ऊपर की तरफ। तो मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने कहा यार, जब ये यहां से उठ सकता है तो क्यों ना एक इमेजिन करें। और मैंने इमेजिन कर लिया, थोड़ा ध्यान देना। हमने एक इमेजिन कर लिया और हमने यहां पर आ गया और यूं पकड़ लिया, इसी पॉइंट को ऐसे पकड़ लिया। और मैंने कहा यार, एक छोटा सा काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को ऐसे पकड़ता हूं, ऐसे पकड़ता हूं, यूं उठा लेता हूं। मैंने भी वही काम किया। मैंने इस पॉइंट पर एक हुक सेट किया और ऐसे ऐसे उठाया। तो मैं क्या देख रहा हूं बच्चों कि पूरे के पूरे बुक लिफ्ट कर गए। इसका मतलब इस पूरे बुक का मास इस पॉइंट पर लाई कर रहा है बच्चों। हमने इसी का नाम दे दिया सेंटर ऑफ मास। हमने इसी का नाम दे दिया बच्चों सेंटर ऑफ मास। तो क्या सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा पूरा बॉडी का मास एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि सेंटर ऑफ मास जो है इस बॉडी का बिल्कुल मिडिल में लाई कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, बॉडी के अंदर में ही तो लाई कर रहा था। तो मेरे मन में एक छोटा सा आइडिया और क्लिक किया। मैंने सोच लिया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंटर ऑफ हमेशा बॉडी के मिडिल में ही लाई करता है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लिया। आप जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लिया है तो अब जरा समझ आ जाए। हमने एक छोटा सा एग्जांपल और ले लिया, थोड़ा और समझाने की कोशिश करेंगे आपको। यहां देखो आप, हमने एक छोटा सा काम और क्या किया, एक फिर से टेबल ले लिया, लेकिन इस टेबल पे बच्चों हम कुछ यूं ऐसा शेप ले लिए, कुछ ऐसा शेप ले लिए बच्चों।
अब समझने की कोशिश करना, मैंने कुछ ऐसा शेप ले लिया, और थोड़े ध्यान समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने कुछ ऐसा शेप लिया सी टाइप का बच्चों, एक वुडन ब्लॉक ले लिया, और मैं आपको जो समझा रहा हूं, जो फील करवा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। मैंने इसको यूं पकड़ा, ऐसे यूं पकड़ लिया, और मैं इसको ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं, इस टेबल से ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं। इसको यूं पकड़ा, ऐसे रखा हुआ था ये, मैंने इसको यूं पकड़ा, ऐसे ऐसे लिफ्ट किया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये सिर्फ ये वाला पोर्शन तो उठ जाएगा, ये वाला पोर्शन, लेकिन बाकी पोर्शन जो है इसके वो टेबल पे ही रह जाएगा। मतलब मैं देख पा रहा हूं कि पूरे लिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। हमने इसको यूं पकड़ा और ऐसे लिफ्ट किया, ऐसे। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये वाला पोर्शन तो लिफ्ट हो रहा है बच्चों, लेकिन बाकी पोर्शन आज भी अभी भी उसी टेबल पे ही ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अब इसको यूं पकड़ा और ऐसे उठा लिया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये वाला पोर्शन तो उठ जाता है, बट ये वाला जो पोर्शन है आज अभी भी उस टेबल पे ही चिपका पड़ा है। तो मैं देख रहा हूं यार, मैं इधर से उठाया नहीं उठा, इधर से भी उठाया तो ये लिफ्ट नहीं हुआ, इधर से उठा रहा हूं लिफ्ट नहीं हो रहा। मेरे मन में एक आइडिया आया, मैंने कहा एक छोटा सा काम करते, इधर से उठा के देखते। तो अगर ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं ना बच्चों, इस प्रकार से इसको मैं लिफ्ट करता हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसे हो गया, ये वाला पोर्शन तो ऐसे हो गया, और ये उठ गया, ये ऐसे हो गया। तो ठीक है भाई, हम कुछ भी कर रहे हैं, ये लिफ्ट तो नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था कि भाई अगर सेंटर से पकड़ के उठाया था तो ये पूरे के पूरे लिफ्ट हो रहे थे। तो मैंने यही काम किया, और मैंने इसके सेंटर से पकड़ के उठाने की कोशिश किया। मैंने इसको यूं पकड़ा और यूं उठाया, टिंग। अरे यार, उठ ही नहीं रहा है। ये वाला पोर्शन तो लिफ्ट हो गया, लेकिन ये वाला पोर्शन आज भी ऐसे है। तो मतलब कुछ भी कर रहा हूं बच्चों, ये लिफ्ट तो नहीं हो पा रहा है। तो मेरे मन में एक आइडिया आया, मैंने सोचा बच्चों मैं कहीं से कुछ कर भी रहा हूं, ये लिफ्ट ही नहीं हो पा रहा है ऊपर। तो भाई एक काम कर लेता हूं, इसके दोनों एंड को एक मासलेस थ्रेड से कनेक्ट कर देता हूं। इसके दोनों एंड को एक मासलेस थ्रेड से कनेक्ट कर देता हूं, और मैं इसको यूं पकड़ के उठाऊं। मैं इसको यूं पकड़ लिया और ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं। ठीक। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये तो पूरे के पूरे ही लिफ्ट हो गए ऊपर। इसका मतलब इस पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पर लाई कर रहा था बच्चों, और हमने इसी का नाम दे दिया सेंटर ऑफ मास। तो ये दो रिजल्ट से एक बात तो समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के मिडिल में भी लाई कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लाई कर सकते हैं, बॉडी के सरफेस पे भी लाई कर सकते हैं, और बॉडी के बाहर भी लाई कर सकते हैं, कहीं भी लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो मैंने इस बात को कहा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाइज आउटसाइड, इनसाइड या सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब ये कहीं भी लाई कर सकता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक इमेजनरी पॉइंट है बच्चों, जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा पूरा बॉडी का मास एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपने नोट कर लिया है बच्चों। तो अब ध्यान देना, हम सबसे पहले इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझाएंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी रेगुलर बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी रेगुलर बॉडी always lie on its center, always lie at its center। कि भाई सेंटर ऑफ मास किसी भी रेगुलर बॉडी, अब रेगुलर बॉडी का मतलब सिमेट्रिकल बॉडी की बात कर रहा हूं, सिमेट्रिकल बॉडी की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, हमेशा उसके सेंटर पे लाई करता है। मेरे बच्चे याद रखना, सेंटर ऑफ मास किसी भी रेगुलर बॉडी के लिए, सिमेट्रिकल बॉडी के लिए हमेशा उसके सेंटर पे लाई करता है। जैसे देखो बच्चों, ये मान लो एक रिंग है, लेट अस अज्यूम ये रिंग है। अब भाई रिंग है तो रिंग तो सिमेट्रिकल है भाई, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करेगा।
तो यही वो पॉइंट है जहां पर हम ये कह दें कि इसके पूरे बॉडी का मास इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है। दिस इज नॉन एज द सेंटर ऑफ मास। जैसे मैं कहता हूं एक डिस्क है, बच्चों समझने की कोशिश करिएगा। मान लो ये डिस्क है, ये पूरे भरे हुए अंदर से, ये पूरे अंदर से भरे हुए बच्चों, यही डिस्क है। अब डिस्क भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है भाई, डिस्क भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है। तो डिस्क का भी जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल उसके सेंटर पे ही होगा। तो कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी आएगा ना बच्चों, कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी, याद रखिए कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी, कोई भी एक रेगुलर बॉडी मिलता है ना, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है हमेशा उसके सेंटर पे ही होता है। ऑलवेज केप्ट इन माइंड। और ये जनरल होता है, जनरली ऐसे होता है। मैं ये नहीं कहता हमेशा होता होगा, कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, बट जनरल जो है बात उसमें यही है कि भाई जनरली ऐसे होता है। चलिए और भी देख लेते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, सॉलिड स्फीयर। अब ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल है, रेगुलर बॉडी है। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चों वो कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होने वाला था। जैसे मैं कहता हूँ एक, चलो छोटा सा काम कर लेते हैं, एक स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं। तो कहोगे सर ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है, रेगुलर बॉडी है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा बच्चों। अगर स्क्वायर का केस ले लें तो बिल्कुल इसके मिडिल में ही सेंटर ऑफ मास होगा। अगर एक रॉड ले ले बच्चों, मान लो इसका रॉड का लेंथ L है, ये भी एक रेगुलर बॉडी है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चों, बिल्कुल इसके सेंटर पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी रेगुलर बॉडी ऑलवेज लाइज एट इट्स सेंटर। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, अच्छे से स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपने नोट कर लिया है बच्चों? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बात तो समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास किसी भी रेगुलर बॉडी का बच्चों सेंटर पे होता है। ये बात तो अपने को समझ में आ गया। अच्छा क्यों होता है इसका भी जवाब हम देंगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते चले जाएगा तो वहां पर अच्छे से समझाएंगे इन चीज़ों को। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा वर्क एनर्जी पावर से पहले पढ़ लेना चाहिए हमें, बिकॉज सेंटर ऑफ मास का अगर फंडा हमें अच्छा है तो वर्क एनर्जी पावर में बहुत मज़ा आता है बच्चों, बहुत मज़ा आता है। इसलिए हमेशा सेंटर ऑफ मास, खास करके सेंटर ऑफ मास, ना कि मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, ना कि कोलिजन की बात कर रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा वर्क एनर्जी पावर से पहले पढ़ लेना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो सेंटर ऑफ मास की जब हम बात किए हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी कंटिन्यूअस बॉडी। अब देखिए मैं जब टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा, जब मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा बच्चों, तो हम इस सारे डेरिवेशंस करवाएंगे, सारे एक एक चीज़ को अच्छे से डिराइव कर करके निकालते जाएंगे। बट चूंकि हमें समय नहीं होता, हमारे एग्जाम में फटाफट करने होते हैं, विद इन सेकेंड हमें आंसर निकालने होते हैं, इन सब के लिए हमने एक नया चीज़ सीखना है यहाँ पर, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चंस यूँ ही बन जाए बच्चों। बड़े बड़े क्वेश्चंस तो बस ऐसे ही बनते चले जाएं बच्चों। इसके लिए हमने एक काम किया, कोई भी रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास ज़रूर इसके सेंटर पे लाई कर रहा था, लेकिन अगर कोई इरेगुलर बॉडी आ जाए बच्चों, जैसे मैं कहता हूँ हाफ डिस्क, हाफ रिंग, ट्रायंगुलर प्लेट, कोन वगैरह वगैरह बहुत सारे आएंगे। और इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि सारे की सारी चीज़ों को हम डिराइव भी कर करके रिजल्ट आपको देते चले जाएंगे, वो आगे की वीडियोज़ में आपको मिलेंगे आपको। तो चलिए ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। एक छोटा सा काम करना है आपको, ये चीज़ याद रखना है, ये ट्रिक है, इसको याद करना है। सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। समझना ध्यान से, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। क्या आपको याद हो जाएगा जो मैंने बोला? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। अब इसको ऐसे याद करना है, थोड़े ध्यान समझिएगा। हमें कुछ ऐसे करना है, यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 3, यहां लिखना है 4, यहां लिखा 2, यहां 3, यहां 4, फिर यहां से देखो 4 3 2। फिर से बोल रहा हूं, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। आपको ऐसे लिखना है 2 3 4, 4 3 2, ये याद कर लेना, पाई 8 3 पाई।
अब मैं सारी बातों को समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। डी मतलब क्या होता है बच्चों? डी मतलब डिस्क। डी का मतलब होता है डिस्क, डिस्क। अब ये फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई कर रहा था, लेकिन हाफ डिस्क की बात करने लगे हम। हमने कहा ना इरेगुलर बातें करेंगे हम, जैसे हाफ डिस्क की बात करने लगे बच्चों। तो ये डी स्टैंड फॉर डिस्क, एस स्टैंड फॉर सॉलिड हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर। आर स्टैंड फॉर रिंग, एच स्टैंड फॉर हॉलोस्फीयर, एच स्टैंड फॉर हॉलोस्फीयर। अब ये कैसा? हेमिस्फीयर के रूप में इसको कह दो तो अच्छा रहेगा, हेमिस्फीयर हॉलो। ये हॉलो की बात कर रहा हूं मैं। ये टी का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना। और सी का मतलब क्या होता है बच्चों? कोन। सी का मतलब क्या होता है? कोन। अब आप मुझे बताओ, डिस्क में रेडियस होता है तो यहां आर लिखो, सॉलिड हेमिस्फीयर में भी रेडियस होता है तो आर लिखो, रिंग में भी रेडियस होता है तो आर लिखो, हेमिस्फीयर हॉलो में रेडियस होता है तो आर लिखो, ट्रायंगुलर प्लेट में, ट्रायंगुलर लेमिना में हाइट होता है तो एच लिखो, कोर में भी हाइट होता है तो एच लिखो। मुझे लगता है आपको याद हो गया। और खास करके जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, और खास करके जो मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं, जेई मेन की बात करो या खास करके नीट की बात करो बच्चों, तो मैंने तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखा है कि सीधा यही क्वेश्चन पूछ लेता है नीट वाले, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है नीट वाले। तो बच्चों हमें अगर याद रहेगा तो हम फटाफट फटाफट इसको करते चले जाएंगे। जेई एडवांस में थोड़े से इस लेवल को और थोड़ा बड़ा करेगा, बट जो जनरली हमने जेई मेन में देखा है और भी जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, उसके अलावा नीट की बात हम करें तो खास करके ऐसे प्रॉब्लम्स दिया जा सकता है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। फिर से बोल रहा हूं, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। अपने को ऐसे लिखना था 2 3 4 4 3 2, और ये आपने याद करना है पाई 8 3 पाई। बस यू कर देना है आर 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 एच एच, मतलब ये सारे में आर होते हैं और इधर एच होते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। अब जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों अपने इतना समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। दो बॉडी सिस्टम की बात हम करेंगे। तो चलो छोटा सा काम कर लेते हैं। मान लो एक मास m1 है और एक छोटा सा मास और दे दिया मैंने, इसका मास था m2। बच्चों इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है हमने दे दिया है r। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है एंड वी हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास। डोंट वरी, ऑलवेज kept in mind, according to the definition of center of mass, कि center of mass always lies near the heavier body। कि जो सेंटर ऑफ मास का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर बॉडी के आसपास ही लाई करता है। मतलब ये जो आर की जो वैल्यू है ना, आर की जो वैल्यू है बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। जितना ज़्यादा मास होगा आर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर बॉडी के आसपास लाई करता है। तो छोटा सा काम कर लेते हैं। मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहां लाई किया मेरे बच्चे, जो कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r1 है। तो ये डिस्टेंस को हमने r1 बोल दिया। ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस r2 हो जाएगा बच्चों। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज नियर द हैवियर बॉडी। तो मैं जरूर कहूंगा कि r1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m1। बिल्कुल, या आप डायरेक्टली इसको रिजल्ट दे दो कि r1 बाय r2 इज इक्वल टू m2 बाय m1। r1 बाय r2 इक्वल टू m2 बाय m1। हमने इसको पहला इक्वेशन बोल दिया बच्चों।
और आप जैसे कि जानते हो कि R1 प्लस R2 किसके बराबर है, R के बराबर। तो हमने एक छोटा सा काम कर लिया, यहां पर ये भी बात लिख दिया, R बराबर R1 प्लस R2। वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, वी कैन इजीली कैलकुलेट। हम छोटा सा काम कर ले यहां से यार, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका, टू बॉडी सिस्टम का। तो जरूर कहेंगे R बराबर R1 प्लस R2। अब यहां से मैं R2 का वैल्यू निकाल देता हूं बच्चों। तो R2 का वैल्यू कितना होगा देख के बताओ, M1 बाई M2, M1 बाई M2 इंटू R1। दिस इज द वैल्यू ऑफ R1 एयर, R2 एयर। तो छोटा सा काम करते हैं, यहां R1 लिखते हैं और R2 का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, M1 बाई M2 इंटू R1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ R हेयर। हम कहेंगे यहां से R1 कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस M1 बाई M2 बराबर R। और हम कह सकते हैं R1 M2 प्लस M1 बाई M2 इज इक्वल टू R एंड R1 इज M2R बाई M1 प्लस M2। तो मुझे लगता है ये रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रखना है बच्चों। जो भी बच्चे ये रिजल्ट्स को हमेशा याद रखेगा उसे बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, खास करके नीट के एग्जाम में, जेईई मेन जैसे एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स पे डायरेक्टली क्वेश्चंस दिया जा सकता है। हम इसी को बहुत मॉडिफाई कर देंगे आगे जा करके, जब एडवांस लेवल की क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी। तो आप जल्दी से इसको नोट करो बच्चों। अच्छा एक बात और समझाता हूं, उसके बाद नोट करना कि सेंटर ऑफ मास, आप देखो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर बॉडी के आसपास लाई किया है। मैं चाहता हूं एक बार इसको और रिपीट कर देता हूं और अच्छे से समझो। हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज नियर द हैवियर बॉडी। मतलब सेंटर ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मैंने कह दिया कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। तो मान लीजिए यहां से वो डिस्टेंस था, सेंटर ऑफ मास जहां लाई किया था वो R1 था, और वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस R2 था। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। और इन दोनों का सम क्या होगा, R1 प्लस R2 का वैल्यू R के बराबर होगा। हमें यही तो पता करना था बच्चों कि सेंटर ऑफ मास M1 से कितने डिस्टेंस पर लाई किया है और M2 से कितने डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लाई किया है। मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई किया है बच्चों। तो हमने यहां से R2 का वैल्यू निकाल करके यहां पर पुट कर दिया। तो देखो आप ध्यान से देखो, R1 प्लस R2 का वैल्यू निकाल लिया यहां से, M1 बाई M2 इंटू R1 पुट कर दिया मैंने। तो मैंने R1 का रिजल्ट निकाला और R1 का रिजल्ट क्या निकला बच्चों, M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो मुझे अब लगता है आपको समझ में आ गया ये बातें। अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि आपने नोट कर लिया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए बच्चों। मान लो एक बॉडी है 5 किलोग्राम का नन्हे मुन्ने और एक बॉडी है 2 किलोग्राम का नन्हे मुन्ने। इन दोनों के बीच के जो सेपरेशन है ना यार 10 मीटर का था। हमने कहा लोकेट द सेंटर ऑफ मास, लोकेट सेंटर ऑफ मास, कहां पर इसका सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का लाई किया है। हमने आपको पहले ही बोला था सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज नियर द हैवियर बॉडी। तो ये बात तो फिक्स है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बिल्कुल इसी के आसपास लाई करेगा। मैं ये नहीं कहता कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसी पे लाई कर देगा, नहीं भाई, सेंटर ऑफ मास इसके आसपास लाई करेगा। हो सकता है इसी पे लाई कर जाए, मैं ये तो नहीं कहता कि इस पे लाई नहीं कर सकता, कहीं भी कर सकता है। मतलब इसके आसपास ही लाई करेगा, हैवियर बॉडी के आसपास ही लाई करेगा। तो मान लो यही पॉइंट है सेंटर ऑफ मास जहां लाई किया है, तो ये डिस्टेंस जो है वो R1 है। तो हमने अभी अभी आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कि R1 का वैल्यू क्या होता था। टेक्निकली समझो, जब R1 निकालने जा रहे हो तो इस मास को देखो कितना मास है, 2। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला मैंने कहा ना हमेशा याद रखना। जो बच्चे इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखेगा, जो भी बच्चे इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखेगा, वो कितने भी कंपोजिट सिस्टम मिल जाए, कितने भी बड़े से बड़े कंपोजिट सिस्टम मिल जाए, कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस मिल जाए, वो आसानी से इसी फॉर्मूला से करते चले जाएगा।
आप देखना मैं 70% क्वेश्चन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो टू बॉडी सिस्टम पे ही बना कर रख दूंगा। तो आप थोड़े से ध्यान से समझते चले जाओ, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा बड़ा मजा आएगा, इस टॉपिक में बहुत मजा आएगा मेरे बच्चे। तो अब जरा ध्यान से देखो, मेरे को R1 निकालना था, तो R1 का डेफिनेशन क्या बोला था मैंने, M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M2 है कौन, यही था M2, तो लिख दिया 2 गुना R क्या था जल्दी बता दो 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 7 मीन्स आवर सेंटर ऑफ मास लोकेटेड एट 20/7 मीटर। मतलब भैया जरा समझने की कोशिश करो कि सेंटर ऑफ मास यहां से 20/7 मीटर पे लाई कर रहा है, यही है सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन। तो अब मैं पूछूंगा यहां से कितना डिस्टेंस पे लाई कर, ऑफ कोर्स यार 10 माइनस 20/7 इतने डिस्टेंस पर लाई कर रहा होगा यहां से। तो सेंटर ऑफ मास अब खुद देखो कि हैवियर बॉडी के आसपास मूव कर गया। तो मैंने कैसे सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश किया है, कैसे समझाया, आपको समझ में आया बात है, तब जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बच्चों एक 8 किलोग्राम का बॉडी था और नन्हे मुन्ने एक 4 किलोग्राम का बॉडी था। चलो ये 8 कर ही देता हूं, 8 ही कर देता हूं, दोनों का मास सेम ही है। और मैंने आपसे बोला कि भाई साहब देखो ये 10 मीटर है दोनों के बीच में सेपरेशन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वैसे आप क्या कहोगे कि सेंटर ऑफ मास सर जी आपने सिखाया था हमेशा हैवियर बॉडी के आसपास लाई कर रहा, लेकिन यार यहां तो दोनों के दोनों मास सेम थे, जिसका मतलब कहीं ना कहीं मिडिल में लाई करेगा। यार चेक कर लेते हैं मिडिल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं भी लाई करेगा, यहां पर लाई किया, तो सेंटर ऑफ मास अगर यहां लाई किया है तो यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन को मैंने R1 बोल दिया, यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन को R1 बोल दिया कि यही वो सेंटर ऑफ मास है जो यहां से इतने डिस्टेंस पे लाई कर रहा होगा। तो R1 का वैल्यू कैसे निकालना सिखाया था, M2 R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आप चेक करके देख लो बच्चों कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई किया है, ऑफ कोर्स 5 मीटर पे। अरे वाह, यही तो मैं चाहता था कि सेंटर ऑफ मास देखो ना, खुद ही तो खुद देखो कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड में ले जाके चला गया। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर बॉडी के आसपास लाई करता है, लेकिन अगर दोनों का मास सेम हो जाए तो सेंटर ऑफ मास 100% कहां लाई करेगा मेरे बच्चे, कहां लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा, बिल्कुल मिडिल में जाके लाई कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ चुका है। अब जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट।